नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के कोल्ड वॉर के बारे में। देखो, आप सबको पता है कि मिडिल ईस्ट में दो बहुत बड़े पावर ब्लॉक्स हैं। एक तरफ ईरान है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया का पावर ब्लॉक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं यहीं पर कि सऊदी अरेबिया और ईरान की जो पूरी लड़ाई है मिडिल ईस्ट के अंदर में, वो किस रीजन पर बेस्ड है या उसका मुख्य कारण क्या है। अब वीडियो को आप प्लीज पॉज करना और जो भी आपके दिमाग में आंसर आता है या जो आंसर आपको पता है उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आई नो मोस्टली जो आंसर्स आए होंगे ना यहाँ पर वो ये होंगे कि ये दोनों लड़ाई शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की है। बट एक्चुअल में जो हमें लगता है कि शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की ये लड़ाई है पूरी मिडिल ईस्ट के अंदर में और उसके दम पे ये कोल्ड वॉर पूरा हो रहा है, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है। और एक्चुअल में आपको आगे चल के पता चलेगा कि लड़ाई सिर्फ शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की है ही नहीं। एक्चुअली में इसके रूट्स कहीं और से आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको यही मिडिल ईस्ट के कोल्ड वॉर की पूरी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये लड़ाई जो है विद टाइम डेवलप होती है और शुरू में ऐसी कोई लड़ाई हुआ ही नहीं करती थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में पॉलिटिक्स जो पूरी पावर ब्लॉक की है वो शुरू होती है और किस तरीके से दोनों बड़े मेजर पावर बनते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, जिनको हम आज सऊदी अरेबिया और ईरान के नाम से जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से that the ISF team has brought इस अचीवर्स बैच, और इस अचीवर्स बैच के अंडर में ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाएगा एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। बेसिकली ये जो बैच होगा पूरा एमके सर एंड टीम की गाइडेंस में चलेगा और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हो। ये पूरा बैच इंग्लिश मीडियम में होगा, प्लस जो इस बैच के स्टूडेंट्स होंगे उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो या इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दिया, उस लिंक पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। दी आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ अगर हम सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई देखते हैं, उससे पहले आप मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट की ना हालात बहुत खराब है और आज की डेट में भी तो बहुत खराब है। बेसिकली हर स्टेट, चाहे वो लीबिया की बात हो गई, चाहे वो सीरिया की बात हो गई, चाहे इराक की बात हो गई, चाहे यमन की बात हो गई, आपको पता है ये सारे जो हैं ये चारों तो फेल्ड स्टेट हैं ही। लीबिया में पूरा ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड है। कई बार मैं बता चुका हूं कि जो ईस्ट के लीडर हैं, वेस्ट के लीडर हैं, अलग अलग लीडर खड़े हो गए जो अपनी अपनी डोमिनेंस चाहते हैं लीबिया के अंदर में, और वो इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर एक पूरा जो है डेमोक्रेटिक फॉल हो चुका है। वही हाल सीरिया में कई सारी जो है आईसिस बहुत एक्टिव है, अलकायदा एक्टिव है, असद रजीम के खिलाफ लड़ रहे हैं ये लोग। असद रजीम वहां पर उसको रशिया सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारी जो मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं जो इन्वॉल्व हो गई हैं सीरिया के अंदर में, और इससे क्या है, सीरिया के सिविलियंस का बहुत लॉस हुआ है, सीरिया की टेरिटरी का बहुत लॉस हुआ है। बहुत बुरे हाल है सीरिया के अंदर में। सेम इराक के अंदर में हाल है, कई सारे रिबेल ग्रुप्स वहां पर खड़े हैं, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काफी ज्यादा एक्टिव हैं, टर्क्स अपना अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, कुर्द्स अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं इराक के अंदर में। और वही हाल यमन में है। यमन में जहां एक तरफ गवर्नमेंट है वहीं दूसरी तरफ हाउदी रिबेल्स हैं। हाउदी रिबेल्स को ईरान सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट को सऊदी अरेबिया सपोर्ट करती है। तो यमन में अलग तरीके की जो है एक तरीके का सिविल वॉर जो है वो हमेशा, और आज से नहीं पिछले 10 सालों से ये सिविल वॉर चल रहा है। और इसकी वजह से आप देखोगे इस पूरे रीजन में जो है काफी ज्यादा वायलेंस है और काफी ज्यादा एक दूसरे पर अटैक होते हैं और हर कंट्री में, मेजरली हर कंट्री पे सिविल वॉर चलते हैं। अब अगर आपको रूट्स पता होंगे इन सारी कंट्रीज के इश्यूज के तो आपको ये तो पता होगा क्योंकि मैंने ना हर कंट्री के ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट है मेरी जिसका लिंक दिया वो डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर के आप देखना, वहां पर आपको सीरिया, इराक, लीबिया इन सब के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो मिल जाएगी। तो इसके रूट्स आई होप आपको पता होंगे। तो आप देखोगे ना इन सारी कंट्रीज में अपनी कोई लड़ाई नहीं है, मतलब इस देश में अपनी कोई दिक्कत ही नहीं है। बल्कि ये देश क्या है, ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉरफेयर के बैटल ग्राउंड्स बन चुके हैं। प्रॉक्सी वॉरफेयर मतलब क्या होता है, जैसे दो बड़े वर्ल्ड पावर्स हैं, सपोज रशिया है, यूएस है। अब रशिया और यूएस आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने यूक्रेन में लड़ाई शुरू कर दी। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और यूएस वहां पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, फंड्स दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो उसी तरीके से यूक्रेन क्या बन गया, प्रॉक्सी वॉरफेयर का एक बैटल ग्राउंड बन गया। और उसमें नुकसान किसका हुआ, यूक्रेन का हुआ। पूरी तरीके से यूक्रेन की इकोनॉमी जो है डिप्लीट हो चुकी है, यूएस से पैसा मिलना भी बंद हो चुका है, लोग इतने सारी कैजुअलिटीज हुई है, ये सारी चीजें हैं। तो उसी तरीके से ये सारी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, लिबिया, सीरिया, इराक, यमन, और यही नहीं और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, वो सारी एक तरीके से प्रॉक्सी वॉरफेयर की बैटल ग्राउंड्स बन चुके हैं। और ये प्रॉक्सी वॉरफेयर किन दो बड़े मेजर पावर्स के बीच में हो रहा है, तो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हो रहा है। बट एक्चुअली इन दोनों मेजर पावर्स का जो राइवलरी है उसका रूट जो है वो हमें जो लगता है शिया सुन्नी मुस्लिम्स का रूट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस पूरी राइवलरी को अगर आप इन दो पावर ब्लॉक्स की समझना है तो हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना पड़ेगा, ज्यादा पीछे नहीं, हम 19वीं सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ये पूरा जो रीजन था ना, जो ये मिडिल ईस्ट का मेजर रीजन था, ये एक्चुअल में 19वीं सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। और ऑटोमन एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी हुआ करती थी उस समय, टर्की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी प्रोविंस हुआ करता था। प्लस उसके साथ साथ इजिप्ट जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर के अलग में। अब देखो ये वाला हिस्सा जो है इजिप्ट का है और टर्की का उधर है। अब ये क्यों मतलब इतने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, सिंपल सी बात है, क्योंकि इजिप्ट जो है वो बिल्कुल मेडिटेरियन सी के कोने में बसा हुआ है, नाइल रिवर बह रही है, काफी फर्टाइल लैंड थी वो, नाइल रिवर का जो बेसिन है वो वाली। और टर्की क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ब्लैक सी का डायरेक्ट एक्सेस है, तो इसलिए ये दोनों जगह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। अब अरेबिया बेसिकली क्या था, ये जो अरेबिया वाला हिस्सा, उस समय सऊदी अरेबिया नहीं कहते थे, इसको अरेबिया कहते थे। और अरेबिया वाला जो हिस्सा है बेसिकली क्या, डेजर्ट है ना। अब यहाँ पर जो डेजर्ट एरियाज थे अरेबिया के,
वहां पर ट्राइब्स बहुत रहते थे। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो मुश्किल टेरेन वाला एरिया है, तो वहां पर कौन से पश्तून ट्राइब्स रहती हैं। अब बेसिकली ट्राइब्स बहुत फियरलेस होती हैं, जिनको ये जो बड़े बड़े एम्पायर्स ऑटोमन वगैरह, बाइजेंटाइन, ऑटोमन, ये सारे एम्पायर्स इन ट्राइबल जो मुस्लिम्स थे इनको अपनी फौज में रखते थे बेसिकली बैटल लड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो अरेबिया की ट्राइब्स थी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, फियरलेस ट्राइब्स थी, और इसलिए और बाकी कुछ नहीं था उस टाइम पर अरेबिया में। बेसिकली ये डेजर्ट पूरा एरिया था, तो इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ज्यादा नहीं थी। तो फाइनली क्या होता है, ऑटोमन एम्पायर का डाउनफॉल होता है। आपको पता है कि 1920s में पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है ऑटोमन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था ऑटोमन एम्पायर ने, लेकिन 1918 में गिव अप कर दिया और वेस्टर्नर्स से हार गया ऑटोमन एम्पायर एक तरीके से, और फिर इस पूरे एरिया को आजाद कर दिया गया। और यहाँ पर उस समय जो ट्राइब्स थी वो आपस में लड़ने लगी, और एक ट्राइब जो यहाँ पर थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी, जिसका नाम था अल सऊद। अब अल सऊद जो ट्राइब थी उसने इस पूरे एरिया पर, यानी कि सऊदी, ये पूरे अरेबिया के एरिया पर कब्जा कर लिया। और जब वो ट्राइब कब्जा कर लिया और उनको वेस्टर्न पावर जीती थी, यानी कि ब्रिटिशर्स थे उस समय काफी स्ट्रॉन्ग, फ्रेंच थे काफी स्ट्रॉन्ग, यूएस काफी स्ट्रॉन्ग था, उन लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया, एंड देन दैट बिकम द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इन 1920। अब जो ये सऊदी शब्द आया, बेसिकली ये अल सऊद ट्राइब से आया, और जितने भी वहां पर किंग बनते हैं वो इसी अल सऊद ट्राइब के सारे डिसेंडेंट्स हैं। देन इट बिकम्स सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब ये सब हुआ कब, 1920s के टाइम पर। अब 1920s के टाइम पर सऊदी अरेबिया तो बन गया था, लेकिन बेसिकली क्या था, ये डेजर्ट एरिया था, और यहाँ पर जो है लिविंग काफी मुश्किल थी, यहाँ पर जो लाइफ है वो काफी मुश्किल थी। बट देन वक्त आगे बढ़ा, एंड एक बहुत मेजर चीज हो गई कि 1938 में ऑयल की डिस्कवरी हो गई। अब ये ऑयल की डिस्कवरी होते ही ये जो पूरा डेजर्ट वाला एरिया था अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इन लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, अचानक से बहुत रिच हो जाते हैं 38 के टाइम पे। अब जैसे ही ये रिच होते हैं और यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी होती है, वैसे ही आपको पता है जहां पर ऑयल वहां पर यूएस, यूएस काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। एंड देन पूरा जो आज आप अरेबिया और यूएस का जो पूरा अलायंस देखते हो, वो एक्चुअल में उस टाइम पर बना था यूएस अरब अलायंस। और यूएस अरब अलायंस बनने के बाद यूएस जो है पूरी एक्सप्लोरेशन, अपनी कंपनी सेटअप करना और यहाँ से तेल को एक्सप्लोर करके निकालना, क्योंकि अरेबिया के जो बेसिकली जो यहाँ पे पावर में थे ना, वो ट्राइबल्स थे, और उनको उतनी नॉलेज नहीं थी कि ऑयल का क्या करना है, हमें बिजनेस करना कैसे है। तो बेसिकली कहते हैं ना उसको सिंपल भाषा में, कि धंधा नहीं आता था, तो वो बिजनेस उनको नहीं आता था। उनके पास ऑयल तो था, रिसोर्सेज तो थे, लेकिन वो बिजनेस कैसे करना, उसको स्केल अप कैसे करना, वो सारी चीजें यूएस कर रहा था। एंड देन यूएस एंड अरब जो पूरा किंगडम है वो बहुत क्लोज एलाइज बनते हैं। अब सेम इसी टाइम के दौरान पर एक और बहुत बड़ा पावर जो है, मेजर पावर ब्लॉक खड़ा हो रहा था पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में, जो कि पर्शियन गल्फ के इस साइड बसा हुआ है, जिसको हम आज की डेट में ईरान के नाम से जानते हैं। अब ईरान में क्या था ना, पहलवी डायनेस्टी थी। तो ईरान में जो पहलवी डायनेस्टी थी 18th सेंचुरी के समय पर, तो ईरान की जो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो एक्चुअल में सऊदी अरेबिया में ना कम पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया था, तो रहना मुश्किल था। ईरान में पॉपुलेशन जो है कंपैरेटिवली मुस्लिम्स की बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और ये सारे मुस्लिम्स जो है वो मोस्टली शिया मुस्लिम्स थे, ठीक है। और लेकिन अभी इनमें कोई भी लड़ाई नहीं है, शिया मुस्लिम्स थे। और आपको पता है कि देखो 1941 के टाइम पर ये वाला जो हिस्सा है पूरा ऊपर का, ये रशिया के पास था, और सिंपल क्योंकि यहाँ से एक्सेस था इस वजह से, और नीचे ये ब्रिटिश के पास ये नीचे वाला हिस्सा था, और यहाँ पर इसके पर्शियन गल्फ का पूरा एक्सेस है, इस वजह से ये ब्रिटिशर्स और रशिया ने कब्जा कर रखा था। अब ये जो पूरा पीरियड है ना 1920 से 40s का, ऐसा नहीं है कि रशिया और ब्रिटिश ने ये कब्जा जो किया था 41 में पहली बार किया था। कई बार जो है ईरान के ऊपर इन दोनों कंट्रीज ने अटैक किया है। बेसिकली ईरान इन दोनों कंट्रीज का एक बैटल ग्राउंड की तरह थी। 1860s 70s के टाइम पर भी कई बार ब्रिटिश और रशिया ने यहाँ पर ईरान पर अटैक करके इसकी कई सारी टेरिटरी को कब्जा किया हुआ था। अब इस समय जो यहाँ पर ईरान में लीडर थे वो थे रेजा शाह। अब रेजा शाह को आप देखोगे तो रेजा शाह भी एक बहुत वेस्टर्नाइज्ड लीडर थे, जिनको वेस्टर्न पावर्स ने खड़ा किया था ईरान के अंदर में, और वेस्टर्न पावर उस समय पे बहुत स्ट्रांग थे, उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड था मिडिल ईस्ट के ऊपर में। और जो किंग खालिद थे उनको भी वेस्टर्न पावर सपोर्ट करते थे, मेजरली यूएस सपोर्ट करता था। अब रेजा शाह और किंग खालिद दोनों ही ना वेस्टर्न फिलोसफी के बहुत बड़े प्रीचर थे। दोनों कंट्रीज ना सऊदी अरेबिया और ईरान 40 से 60s के टाइम आप देखोगे ना, तो इस टाइम पर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रही थी, यानी कि वेस्टर्नाइज थॉट्स जो हैं वो ओवरटेक कर रहे थे पूरा ईरान और सऊदी अरेबिया को। उस समय इस्लामिक रेडिकलाइजेशन उतना ज्यादा इन दोनों कंट्रीज में नहीं था। देखो सिंपल सी बात है, ये जो वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स हैं, ये जिस भी कंट्री में जाते हैं उस कंट्री पे कब्जा करने का इनका दो तरीका होता है। एक तो आप बिजनेस पे कब्जा कर लो, यानी कि पूरा बिजनेस जो है उस कंट्री का उसको स्केल अप करो, कंपनी उस कंट्री को प्रॉफिट दो, और उससे बिजनेस से करते 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 फिर आप रूल करने लग जाओ धीरे धीरे। और दूसरा तरीका ये है कि आप उस पूरी कंट्री का ट्रेडिशन ही तोड़ दो। जैसे ये इंडिया में आए तो इंडिया के सबसे पहले इन्होंने किस चीज पर अटैक किया, वो एजुकेशन और ट्रेडिशन पर अटैक किया, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर इन्होंने कब्जा किया। एंड देन पूरा बिजनेस तो करते ही थे, ट्रेडर्स तो थे ही ये, उसके बाद पूरे इंडिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक वही ये ईरान और सऊदी अरेबिया में भी सेम एज इट इज कर रहे थे। ये बेसिकली वहां के ट्रेडिशंस को चैलेंज कर रहे थे, और इन दोनों लीडर्स के थ्रू वेस्टर्नाइज थॉट को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये दोनों कंट्रीज वेस्टर्नाइजेशन के टाइम पर जा रही थी। आप जाकर के इस चीज को चेक कर लेना कि 1960s 65 60s की जो फोटो है ईरान की तो मतलब वीडियोस भी अवेलेबल होंगी नेट पे, आप देख लेना कि काफी ज्यादा मतलब बीच से उतनी रोक टोक नहीं है। उस टाइम पर हिजाब का भी कोई लेना देना नहीं है पूरे ईरान में। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज वहां पर वेस्टर्न थॉट को प्रमोट कर रही थी और वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से भाग रही थी।
अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी घटना होती है 1979 के अंदर में। 1979 में वहां पर बहुत बड़े लीडर खड़े होते हैं जिनका नाम था रुहुल्लाह खोमेनी। और 19 रुहुल्लाह खोमेनी के अंडर में मुस्लिम रेडिकलाइजेशन पूरा शुरू होता है ईरान के अंदर में। और जो वहां के लीडर थे रेजा शाह, रेजा शाह को हटा दिया जाता है उनकी गद्दी पर से, उनको मार दिया जाता है और वहां पर पावर में आते हैं और लीडर बनते हैं रुहुल्लाह खोमेनी। रुहुल्लाह खोमेनी एक बहुत ही कंजर्वेटिव लीडर थे जो कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करते थे और एंटी वेस्टर्न लीडर थे। सबसे बड़ी बात थी कि एक बहुत बड़े एंटी वेस्टर्न लीडर थे। अब 1979 में इस पूरी घटना को जो ईरान में हुई, इसको कहा जाता है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ऑफ ईरान। और दूसरे वर्ड्स में अगर आप कहो तो ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको, क्योंकि रुहुल्लाह खोमेनी और उनके सपोर्टर्स मानते थे कि ये ईरानियन रिवॉल्यूशन है जिसने मुस्लिम वर्ल्ड का रेनेसा किया है, यानी कि पुनर्जन्म किया है मुस्लिम आइडियोलॉजी का, यानी कि इस्लाम का। अब ये 1979 की ये पूरी जो घटना थी, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला करके रख दिया, क्योंकि धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पर ना सऊदी अरेबिया को एक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई। इनसिक्योरिटी ये थी कि सऊदी अरेबिया में भी मुस्लिम्स रहते थे बहुत बड़ी मात्रा में। अब जब ईरान में ये रेडिकलाइजेशन या रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो सऊदी अरेबिया को ये डर हो गया कि ये ईरानियन रिवॉल्यूशन कहीं सऊदी अरेबिया तक ना आ जाए। लेकिन किंग खालिद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इस पॉइंट पर कि जो सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस है ना मुस्लिम वर्ल्ड में, या डोमिनेंस है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो कभी क्यों नहीं खत्म हो सकती? क्योंकि दो बहुत मेजर साइट्स, यानी कि मक्का और मदीना, ये दोनों जो साइट्स हैं ये बेसिकली मुस्लिम्स की पिलग्रिमेजेस हैं। हज करने जाते हैं यहाँ पर मुस्लिम। तो यहाँ पर पूरी दुनिया से मुस्लिम्स आएंगे और इसलिए सऊदी अरेबिया की इंपॉर्टेंस है या उसकी जो डोमिनेंस है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में और कह लो मिडिल ईस्ट में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सऊदी अरेबिया की अपनी अलग ही लेजिटिमेसी है जिसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, मक्का और मदीना की वजह से। लेकिन यूएस कभी नहीं चाहता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो इतना इल टॉलरेंट रहे इस पूरे ईरानियन रिवॉल्यूशन को लेकर के। एंड देन यूएस ने अपना काम किया। यूएस की सीआईए ने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट के अंडर में ये आता है कि जो ये पूरा रिवॉल्यूशन हुआ है ना ईरान के अंदर में, बेसिकली ईरान क्या कर रहा है, ईरान अपने रिवॉल्यूशन को एक्सपोर्ट कर रहा है मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में। बात करें तो बहरीन में, कुवैत में और अफगानिस्तान में और भी बहुत सारी, इराक में, सीरिया में, इन सारी कंट्रीज में ईरान बेसिकली जो उसके शिया मुस्लिम्स ग्रुप्स हैं इन सारी कंट्रीज में रह रहे हैं शिया मुस्लिम्स, उनको खड़ा कर रहा है और उनको इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करने को कहता है अपनी अपनी कंट्री में। धीरे धीरे उन कंट्रीज में प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और वहां पर भी एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ रहा है। अब यहां से सऊदी अरेबिया की असल दिक्कत शुरू होती है। सऊदी अरेबिया को लगता है कि अगर ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या कह लो आप जो पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन है ये सऊदी अरेबिया के अंदर में आएगा, तो सऊदी अरेबिया के जो किंग है उनको डिपोज कर दिया जाएगा या उनको हटा दिया जाएगा उनकी पावर से और कोई और पावर में आ जाएगा जो कि कंजर्वेटिव लीडर होगा। अब इसके बाद से उन्होंने अपनी जो पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी थी उससे पूरा यू टर्न ले लिया और सऊदी अरेबिया की जो राजा थे उन्होंने इस्लामिक थॉट प्रोसेस को डेवलप करना शुरू किया, लेकिन ईरान को काउंटर करना था एट द सेम टाइम। तो अब ईरान को काउंटर करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन बचता था? उनके पास एक ऑप्शन बचता था, उनका वाइल्ड कार्ड था जहां पर वो शिया और सुन्नी मुस्लिम डिवाइड पर खेल सके। यूएस ने उनके इस पूरी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया और क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो सुन्नी मुस्लिम कंट्री थी और पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखोगे तो उस टाइम पर सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज जो थी, जितनी बड़ी कंट्री थी वो सब सुन्नी मुस्लिम थी और उनका बहुत दबदबा था। तो वही सऊदी अरेबिया ने अपनी एक पूरी लॉबी बनाई जहां पर उसने मुस्लिम कंट्रीज को टारगेट किया, जैसे इजिप्ट हो गई, जैसे टर्की हो गई, जैसे यूएई हो गई। ये सारी सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो सऊदी अरेबिया की लॉबी में आती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है ईरान ने खड़ा किया अपनी अपनी अपने अपने ग्रुप्स को, जैसे हिजबुल्लाह को खड़ा किया, धीरे धीरे हौदीस को खड़ा किया और फिर जो इराक सीरिया में बहुत बड़े मात्रा में जो शिया मुस्लिम्स थे वो ईरान के सपोर्ट में आए। तो वो एक पूरा ईरान का पावर ब्लॉक बना और इधर से सऊदी अरेबिया का पावर ब्लॉक बना और बाद में ये लड़ाई जो है वो शिया सुन्नी मुस्लिम्स की बना दी गई। एक्चुअल में ये लड़ाई जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड या मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस की थी। और कह लो आप क्योंकि ये ऑयल रिच पूरा रीजन है तो बेसिकली बिजनेस पे किसका डोमिनेंस होगा, ये लड़ाई उसकी थी, जिसको बाद में वेस्टर्न पावर्स ने जानबूझ करके एक शिया सुन्नी की लड़ाई, लेजिटिमेसी की लड़ाई बना दी ताकि ये कंट्रीज कभी गेट अलोंग ना हो पाए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट में एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है जहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। अब ये लड़ाई जो है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर कैसे शुरू होता है? प्रॉक्सी वॉरफेयर शुरू होता है जब 1980s के टाइम पर आपको पता है कि इराक में बहुत बड़े लीडर खड़े होते हैं, सद्दाम हुसैन। और सद्दाम हुसैन को जो जिनको नहीं पता होगा, यूएसए ने ही खड़ा किया था बेसिकली। और यूएसए ने जब बैक करके सद्दाम हुसैन को खड़ा किया और सऊदी अरेबिया जो है पूरी फंड्स जो है वो सद्दाम हुसैन को दे रहे थे, तो 1980s में इराक ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर में। उस समय लोग समझते थे कि ईरान जो है बड़ा वीक स्टेट है, उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन पहली बार जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में अपनी ताकत दिखाई थी ईरान ने, वो 1980s में दिखाई थी। और इनको लगा था सद्दाम हुसैन और इनकी फोर्स को कि मतलब क्या है, चुटकी भर में ईरान को 7-8 दिन में रगड़ देंगे और निकल आएंगे बाहर। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। 80s में इन्होंने लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के पास जो है पूरा रेजिस्ट कर लिया इस पूरे इराक के अटैक को। और जैसे ही ये अटैक को रेजिस्ट किया, पहली बार ईरान ने अपनी लेजिटिमेसी और अपने डोमिनेंस को मिडिल ईस्ट में स्थापित कर दिया सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट में। सऊदी अरेबिया जो है आर्मी, इन टर्म्स ऑफ आर्मी एंड इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग वीक था काफी ज्यादा। सऊदी अरेबिया के पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है और वेस्टर्न सपोर्ट है। लेकिन ईरान के पास अब
पैसा तो है ही है, अब अपनी आर्मी भी है जिसके थ्रू वो कहीं भी अटैक कर सकता है। प्लस इसके साथ साथ उसकी कई सारी मिलिशियाज खड़ी हो चुकी हैं पूरी दुनिया में, जिनको आप हिजबुल्लाह के नाम से जानते हो आज, जिनको आप हौदीस के नाम से जानते हो आज, और भी बहुत सारे हैं जो सीरिया और इराक में काम कर रहे हैं। जब सद्दाम हुसैन यहाँ पर हारते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, एक तरीके से पूरा ट्रेंच वॉरफेयर हो जाता है, स्टेलमेट की सिचुएशन हो जाती है, बाद में लोग सुलह करके इस लड़ाई को खत्म कर देते हैं। सद्दाम हुसैन, और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था जब इराक प्रॉक्सी वॉरफेयर बना, और भी कंट्रीज जो है वो प्रॉक्सी वॉरफेयर की बैटल ग्राउंड्स बनी, जैसे कि टुनीशिया में हुआ सेम चीज। टुनीशिया में भी पूरा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या इस्लामिक रिवॉल्यूशन को लेकर के एक पूरा रिवेलियन खड़ा हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ, जहां पर जो रिबेल्स थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ रिवेलियन कर रहे थे, उनको ईरान सपोर्ट कर रहा था, और वहीं जो गवर्नमेंट थी अबिदीन की, अबिदीन वहां के प्रेसिडेंट थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उनको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा था पूरे फंड्स के साथ में। और सिर्फ टुनीशिया नहीं, इसके अलावा बहरीन में भी सेम चीज हुआ था। बहरीन की जो मिलिट्री थी या जो गवर्नमेंट थी उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रही थी, और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको ईरान सपोर्ट कर रहा था। अब ये सारी कंट्रीज जो है ना, ये बेसिकली पिस चुकी हैं इन दो बड़े पावर ब्लॉक की लड़ाई में, चाहे वो सीरिया हो गया, चाहे वो लिबिया हो गया, चाहे वो इराक हो गया, तुनिशिया हो गया, बहरीन का हाल आपको पता ही है, और फिर मोरक्को में भी सेम चीजें हुई थी। अब आपको ये जज करना है कि क्या ये सही है मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लॉस किसका होता है इसमें? एक्चुअल में लॉस वहां की सिविलियंस का होता है, और कैजुअलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सिविलियंस की होती है। और ये लड़ाई का एक्चुअल में बेस ही कुछ नहीं है, अगर आपको पता चले तो इसका बेस सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस एंड बिजनेस है, कोई रिलीजियस वॉरफेयर ये है ही नहीं। एक्चुअल में लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। जो क्रिश्चियंस में डिवीजन है ना आपस में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स का, सेम वैसा ही कुछ डिवीजन है मुस्लिम्स में, शिया और सुन्नी का। एक्चुअल में इनकी कोई लड़ाई नहीं है, एक्चुअल में दे गेट अलोंग वेरी वेल, बट इसको लड़ाई बनाया जाता है क्योंकि जितना ज्यादा वॉरफेयर होगा यूएस को उससे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यूएस की वेपन इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रांग है और पूरी दुनिया में वेपन्स सप्लाई करती है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।